हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग। तो अपने चैप्टर सिस्टम और पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं। अभी तक हमने यहाँ तक कवर कर लिया लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक्चुअली ये है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड द लास्ट टॉपिक एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको समझेंगे। इसका और लीनियर वेलोसिटी जो कि वी होती है, इन दोनों का रिलेशन देखेंगे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से। वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर, बेसिकली इसको हम एक दो बार पहले भी पढ़ चुके हैं। ये सिंपल है कि दो वेक्टर अगर हमारे पास हैं, कोई भी दो वेक्टर ले लीजिए, सिंपली हम ए वेक्टर और बी वेक्टर ले लेते हैं, इन दो वेक्टर हैं, तो इनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा ये हमने पहले पढ़ रखा है कि ए क्रॉस बी अगर दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करना हो तो क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और यहाँ पे एन कैप भी लिखा आता है, और इसको ज़्यादा स्पेसिफिकली लिखें तो ये ऐसे लिखा जाता है मोड ए मोड बी, यानी कि ए और बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ पर ये जो एन कैप है ये बेसिकली डायरेक्शन बताता है, क्योंकि ए और बी का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा ये हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि स्केलर प्रोडक्ट में जब हम ए डॉट बी करते हैं तो उसमें जो हमको मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी मिलती है, वो कोई वेक्टर नहीं होती। ए बी साइन थीटा, ए बी कोस थीटा, यहाँ पे ए डॉट बी हमें मिलता है हमेशा ए बी कोस थीटा। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें कोई भी एन कैप नहीं होता, बट यहाँ पे एक एन कैप होता है जो हमें डायरेक्शन बताता है, ये डायरेक्शन के लिए होता है। ये तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है। ये वेक्टर इस फॉर्म में दिए गए हों, हमारे पास दो वेक्टर हैं। अगर इन वेक्टरों को थोड़ा सा मतलब इसका एक तरीका ये भी होता है, अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए इसको ऐसे लिख लेते हैं ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। वहीं पे एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, वेक्टर बी, ये भी सिमिलर फॉर्मेट में है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। और अब हमको इनका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, तो अब कैसे निकलेगा, तो अब इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप, और यहाँ पे पहले ए के टर्म्स आ जाएंगे ए वन ए टू ए थ्री, सिमिलरली फॉर बी वन बी टू बी थ्री। और इनको सोल्व कैसे करेंगे ये सब आप सबको पता ही है, एक बार फिर से दिखा देते हैं। पहले ये वाला ले लेंगे, पहले आई कैप लिख लेंगे और ये वाला ब्रैकेट ले लेंगे, यानी कि ए टू बी थ्री, ए टू बी थ्री, फिर निगेटिव साइन के साथ ए थ्री बी टू, ए थ्री बी टू, ये आई कैप का टर्म हो, फिर माइनस लगा के जे कैप का टर्म, वो कैसे लिखेंगे, अब क्या यार ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम ले लेंगे, यानी कि जो भी टर्म लेंगे, जैसे जे कैप ले लें तो उसके नीचे का कॉलम नहीं लेना है। तो इसमें लेंगे तो ये क्या बनेगा, ए वन की बी थ्री के साथ ये हो जाएगा ए वन बी थ्री माइनस यहाँ ए थ्री बी वन, फिर प्लस लगा के के कैप, के में इस रो को अब छोड़ देंगे तो ये दोनों बचे, तो इसमें क्या होगा ए वन बी टू लिख लेते हैं, ए वन बी टू, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा अच्छा साफ साफ दिखाने के लिए, के कैप इक्वल्स टू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। तो ये होगा वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसको ध्यान रखने के लिए या फिर इसको क्रॉस चेक करने के लिए ठीक है क्या, ऐसे कर सकते हैं कि अगर ए टू बी थ्री है तो यहाँ पे ए थ्री बी टू ही होगा, यानी कि ये जो है इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा, ये ए थ्री आएगा और बी टू आएगा, सब में यही मिलेगा। ए वन बी थ्री है तो ए थ्री बी वन, ए वन बी टू है तो ए टू बी वन, तो इसको चेक करने का है। तो सिंपल है, वेक्टर प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, जो हमने पढ़ाया अभी तक वही होना है। अब बात है इसकी डायरेक्शन की, डायरेक्शन कैसे देंगे इसको समझ लेते हैं एक बार। डायरेक्शन के लिए अब जैसे हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए क्रॉस बी,
अब सपोज ए और बी वेक्टर थे, ए वेक्टर को लिख लेते हैं यहाँ पे, वेक्टर ए इक्वल्स टू 5i कैप और वेक्टर बी इक्वल्स टू 7j कैप। एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, 5 इंटू 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 5i कैप क्रॉस 7i कैप, ये होगा ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, 5 7 35, तो इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, ये जे है, आई क्रॉस जे। तो ये ही डायरेक्शन निकालेगा। तो डायरेक्शन कैसे निकालेगा, अब ये देखिए यहाँ पे कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जे एक्सिस है, जेड एक्सिस है सॉरी। तो ये आई कैप हुआ, ये जे कैप हुआ और ये के कैप हुआ। तो अब डायरेक्शन याद रखने के लिए हमें क्या करना होगा कि जब आई क्रॉस जे होगा, जैसे यहाँ पे है, यानी कि आई से जे की तरफ जा रहे हैं ऐसे, ये राइट हैंड थंब रूल है एक तरह से। जब आई से जे की तरफ को जा रहे हैं, यानी कि ऐसे जा रहे हैं, तो जिधर अंगूठा होगा उस डायरेक्शन में डायरेक्शन आएगी। जैसे इधर से जा रहे हैं तो अंगूठे की डायरेक्शन किधर होगी, ये। तो इनकी डायरेक्शन क्या बनेगी, 35 जे के कैप, इसमें जेड की डायरेक्शन में है तो के कैप। अगर यहाँ से यहाँ जा रहे होते, यानी कि अगर जे क्रॉस के होता तो फिर आई कैप आ जाती, और के क्रॉस आई होगा तो जे कैप। यानी कि इन तीनों का एक सर्कुलर रिलेशन है, आई जे और के। जब ऐसे बढ़ेंगे आई जे तो के आएगा, जे आई जे के तो आई आएगा और के आई तो जे आएगा। बट अगर उल्टा होगा, जैसे जे के इक्वल्स टू आई कैप होता है, अगर कहीं पे गलती से ये लिखा हुआ है के क्रॉस आई, इसका मतलब उल्टा चल रहा है, के से इधर को चल रहा है, सॉरी जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई, अगर कहीं पे उल्टा लिखा हुआ है के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, यानी कि के से इधर को चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तो फिर आई निगेटिव में आ जाएगा, आई निगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि के से इधर को जाएगा तब भी नेक्स्ट टर्म तो आई ही है, बट अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है तो निगेटिव एक टर्म आ जाएगा। ये समझ रहे हो ना। जैसे जब के से जे से के, जब जे से के पे आ रहा तो नेक्स्ट टर्म था आई, तो आई लिख दिया था हमने। बट जब के से जे पे जाएगा तब भी नेक्स्ट टर्म आई ही है, बट अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अप्रोच कर रहा है, तो माइनस साइन आ जाएगा। और हमें पता है निगेटिव साइन नॉर्मली डायरेक्शन ही दिखाता है, पॉजिटिव निगेटिव, अपोजिट या फेवर में। तो ये था डायरेक्शन का। राइट हैंड थंब रूल से भी इसको समझ सकते हैं कि कोई चीज़ ऐसे कर्ल होगी अगर, तो थंब जो है डायरेक्शन बताएगा। आई से जे पे जा रहे हैं तो थंब डायरेक्शन बताएगा। तो ये था वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर, इसका रिलेशन जानने से पहले तो हमें एंगुलर वेलोसिटी जाननी होगी ना, क्या होता है। भाई लीनियर वेलोसिटी तो हम जान चुके हैं, बट फिर भी हम एक बार लीनियर वेलोसिटी को देखेंगे, क्योंकि हमको फिर भी एक बार हम लीनियर वेलोसिटी को देख लेते हैं क्या होती है। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है भाई, अब कोई एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ से x1 पोजीशन से, यहाँ से x1 पोजीशन से x2 पोजीशन तक गया, यहाँ तक गया x2 पोजीशन तक भाई, और इसको जाने में लगा t टाइम। तो लीनियर वेलोसिटी नाम है। तो एक लाइन में ट्रैवल किया, लाइन का मतलब 1D नहीं है, बट मतलब स्पेस में ट्रैवल किया लीनियर मोशन में, लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालते थे हम लोग कि v इक्वल्स टू x2 माइनस x1, यानी कि कितनी लीनियर डिस्टेंस इसने चली, डिस्टेंस कितनी चली, डिवाइड बाई टाइम, x2 माइनस x1। या फिर ऐसे लिख देते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डेल एक्स बाई डेल टी, जितना भी टाइम इसको लगा, इसको सपोज डेल टी मान लीजिएगा, डेल टी टाइम लगा। तो ये होती थी लीनियर वेलोसिटी। लेकिन अब एंगुलर वेलोसिटी है क्या और कैसे निकालेंगे, इसको समझते हैं। जब कोई बॉडी एक लीनियर डिस्टेंस पे ना चल के, जैसे सपोज ये एक पॉइंट है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अब ये इससे इसके बीच की जो दूरी है वो सपोज करिए ये जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर है। अब क्या हो रहा है कि इस ऑब्जेक्ट ने ना घूमना शुरू कर दिया, ये कहीं नहीं जा रही है बट घूम रही है। घूम कहाँ पे रही है, अबाउट दिस सेंटर पॉइंट, ऐसे घूम रही है कि इसको सेंटर पॉइंट मान ले रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक है। इस पाथ पे घूम रही है, इसको सर्कल कहते हैं हमें पता है, बट अभी हम इसको ऐसे समझेंगे कि ये इस पाथ पे घूम रही है। अब जब सपोज ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, सपोज ये बॉडी यहाँ पे आ गई घूमती हुई, तो अब भी इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना बचा, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर बचा, 5 सेंटीमीटर। तो क्या इसने कोई लीनियर मूवमेंट किया, नहीं, उतनी ही दूरी पे है, बट डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब पोजीशन चेंज हो गई।
तो जो मूवमेंट हुआ एक्चुअली वो कहाँ पे हुआ, यहाँ पे दिखा सकते हैं कि भाई ये इतना घूम चुकी है, और इसको हम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में, एंगल। ये थीटा एंगल घूम चुकी है। टाइम कितना लगा इसको, सपोज यहाँ से यहाँ जाने में डेल टी टाइम लगा है, भाई टाइम तो लगा ही होगा जाने में, डेल टी टाइम लगा है, और एंगल घूमी है डेल थीटा मान लो, डेल थीटा। तो एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। लिख देते हैं एक बार, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको ओमेगा भी बोलते हैं, वो होती है एंगल कवर्ड डेल थीटा, यानी कि इसको भी ऐसे लिख देते हैं, एंगल कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। कितने टाइम में कितना एंगल कवर किया उसको ही एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिख देंगे कि ओमेगा इक्वल्स टू डेल थीटा बाई डेल टी, डेल थीटा बाई डेल टी। तो ये हुई एंगुलर वेलोसिटी। अभी समझने के लिए, अभी आपको याद होगा कि हमने इंस्टेंटेनियस एक टर्म पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जहाँ पे वी को दिखाते थे डी एक्स बाई डी टी, जहाँ पे बहुत छोटा सा डिस्टेंस हो इंस्टेंटेनियस। तो ऐसे ही यहाँ पे भी अगर बहुत छोटा सा एंगल की हम बात कर रहे हैं, ऐसे ये एक लाइन ली, और जो इनके बीच में, इसको थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए ऐसे दिखा देता हूँ, और इनके बीच में सपोज ये डी थीटा एंगल है, इसने ट्रेवल किया डी थीटा, और टाइम लगा इनको डी टी। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। बिल्कुल ये इसकी तरह ही होती है, लीनियर वेलोसिटी की तरह, बस टर्म बदल जाते हैं। जहाँ पे इसमें वी आएगा इसमें ओमेगा आ जाएगा, जहाँ इसमें डिस्टेंस आएगा इसमें थीटा आ जाएगा। ठीक है, इतना ही है। अब हमने दोनों वेलोसिटी एक बार समझ ली है, अब इनका रिलेशन देखते हैं क्या होगा। जैसे हमने देखा था कि एंगुलर वेलोसिटी में क्या हो रहा था कि एक पॉइंट था और उसके अबाउट एक ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और वो घूम रहा है। ठीक है भाई, ऐसे घूम रहा है, ये एक पूरा चक्कर इसने लगाया। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, और ये इसको डिस्टेंस आर मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, ये रेडियस है इसका, ये सपोज आर है। अभी टी टाइम में, डेल टी टाइम में यहाँ पे पहुँच गया है, इसको अच्छे समझना। तो ये भी डिस्टेंस आर ही रहेगा, और ये ऑब्जेक्ट पहुँच गया यहाँ पे। तो अब इसने ये थीटा एंगल कवर किया है, ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा है सपोज। और अगर देखा जाए तो इसने ये एक लीनियर डिस्टेंस भी कवर की है, ये वाली। ठीक है, ये x2 पॉइंट था, x1 पॉइंट था, और ये x2 पॉइंट है। तो जो ऑब्जेक्ट है, देखा जाए तो ऑब्जेक्ट, इसको ए पोजीशन बोल लेते हैं, इसको बी पोजीशन बोल लेते हैं, और इसको ओ ओरिजिन। ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम x1 to x2 in del t time, in t time covering थीटा एंगल। तो हुआ क्या है यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट है वो x1 से x2 पे गई है, और उसने थीटा एंगल कवर किया है, और लीनियरली अगर बात करें तो वो x1 से x2 तक मूव हुई है। तो इस केस में हम दोनों वेलोसिटीज़ की लिख सकते हैं। ओमेगा अगर हम लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा, थीटा बाई टी। ठीक, और अगर लीनियर वेलोसिटी लिखने की कोशिश करें, v इक्वल्स टू क्या होगा, x2 माइनस x1 अपॉन टी। और x2 माइनस x1 को सपोज हम x डिस्टेंस मान लेते हैं, x2 माइनस x1 है x डिस्टेंस, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x अपॉन टी। ठीक है भाई, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आपको एक रूल बताओगा, मैथ का एक फॉर्मूला बताओगा कि अगर हमको ये आर्क लेंथ निकालनी हो, x क्या है, x क्या है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कौन सी आर्क की, आर्क लेंथ ए बी की। तो वो कैसे निकलती थी, तो x इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा इंटू आर, ये आर्क लेंथ होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे इस इक्वेशन में, तो v इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, थीटा इंटू आर डिवाइड बाई टी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू थीटा बाई टी इंटू आर। और थीटा बाई टी क्या बन गया, ये तो अभी हमने देखा थीटा बाई टी क्या है, ओमेगा है। तो v इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, ओमेगा इंटू आर। तो ये हुआ हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर लिख सकते हैं,
v इक्वल्स टू ओमेगा आर लिख सकते हैं, और वेक्टर में दिखाना हो तो v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी तो निकाल ली है, ऐसे ही एक टर्म होता है लीनियर एक्सीलरेशन, ओ सॉरी यहाँ पे हमने एंगुलर वेलोसिटी तो निकाल ली है, ऐसे ही एक टर्म होता है एंगुलर एक्सीलरेशन। एक टर्म क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन, लिख लेते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन।